जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके जीएस का मिनी मॉक टेस्ट, यानी कि 30% का आपका ये टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके पहले भाग में सामान्य ज्ञान यानी जीके के 15 क्वेश्चन होंगे और दूसरे भाग में आपके विज्ञान के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज देखते हैं कि कितने स्टूडेंट 25 कर पाते हैं, 25 प्लस कर पाते हैं 30 में से। टारगेट है कि कम से कम आपका 25 स्कोर होना चाहिए। जो बोलते हैं ना सर जी बिल्कुल इजी है, हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, 30 में से 30 स्कोर कर लिया। आज देखते हैं आप कितना स्कोर करते हो, आज आपका क्या स्कोर रहता है वो हम देखते हैं। इसलिए लिखा है आओ अपना दम दिखाओ। अब आपको दम दिखाना है कि कितना आपके अंदर दम है। ठीक है, लगता है ना जीके आसान है, साइंस आसान है, इसमें सब कुछ कर लूंगा। ठीक है सर जी, इजी इजी लेके आते हैं। आज वाला जो पेपर है वो थोड़ा हार्ड लेवल का होगा, अच्छा लेवल का आज होने वाला है। और सभी स्टूडेंट ईमानदारी से लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि जीके में उनका कितना स्कोर रहा और साइंस में उनका कितना स्कोर रहा। तो चलिए अब बिना देरी की इसको शुरुआत करते हैं। जीके का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है? कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो आपको बताना है मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत मीर जाफर के बारे में बता देता हूं। ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे और इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर धोखा दिया था, तो इसलिए बोला जाता है विश्वासघाती, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? विश्वासघात किया था। अब ये मीर जाफर किससे संबंधित है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्लासी के युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। और आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया था, किसको? नवाब सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो जिसने ये किया है प्लासी, उसका बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, गिनते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ये अपने को बताना है, या किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बताइए भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है? बताइए। और ये मैं इतना और आपको बता देता हूं, ये हमारे कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और प्लस में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में है। इसका संबंध किससे है मैंने आपको बता दिया है, कहां पर यह स्थित है वो मैंने आपको बता दिया है। तो बताइए अब कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट किया है सुंदरवन, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो आज बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस में नहीं लेके आया। आज जो रियल पेपर बनेगा आपका अच्छे लेवल का, वो मैं लेके आया हूं। देखो दोस्तों, इस बार कंपटीशन है ना, वो काफी ज्यादा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना कंपटीशन है, वो काफी ज्यादा होने वाला है। तो कंपटीशन को अपने को बीट करना है तो अपने को हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना होगा, चाहे वो जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, सभी में हमें अच्छा स्कोर करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कि खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन के बेसिक क्वेश्चंस मैं आपसे बार बार पूछता हूं, लेकिन इस बार अच्छे लेवल का क्वेश्चंस आपके सामने रखा है कि खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। बोलते हो ना कि सर जी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आइए, आज आ गया है। ठीक है, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आपको बताना है किसके लिए हुआ था। और इतना मैं ये बता देता हूं कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है। और अपना जो खिलाफत आंदोलन ये कब से कब तक हुआ था? 1919 से 1922 तक ये आंदोलन हुआ था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्की का विघटन।
तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर है। अब देख लो आपका सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप से जाना जाता है। यानी जो सार्वजनिक के कार्य होते हैं, जैसे सड़क बनाना, स्कूल बनाना, ठीक है, इस तरीके के जितने भी कार्य होते हैं, अस्पताल बनाना, समझ रहे हो, तो इनमें जो निवेश है उसको किस नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है, आंसर आ गया होगा सभी का, पूंजी व्यय के नाम से। बहुत कम स्टूडेंट ने इसका आंसर किया होगा पूंजी व्यय। बोलते हो ना हार्ड लेके आओ, आज हार्ड ही है, कोई भी इजी नहीं है। बस हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वो तो अपने को लेने ही है भाई, ठीक है। जो बार बार रिपीट होंगे उनको कैसे छोड़ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन से बार बार रिपीट होता है। बताइए संविधान सभा ने संविधान किस स्थिति को अपनाया था। देखो दो तरीके से पूछा जाता है, कब लागू हुआ था यह पूछा जाता है, लेकिन इसमें लागू नहीं पूछा, इसमें पूछा गया था कि संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था। 4 ऑप्शंस आपके पास है। अगर लागू वाला पूछता तो 26 जनवरी 1950 हो जाता, इस दिन क्या हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन हमसे पूछा है कि कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, बनकर तैयार हुआ था, अपनाया गया था। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है तो 26 नवंबर 1949 याद रख लेना, ठीक है। सॉरी, लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, यह भी पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट करते हुए जाना आपके कितने सही कितने गलत हुए हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये अपना, कि मेहरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो जो मेहरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ है, यानी उस पे जंग नहीं लगता, ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी दूसरे वाले क्वेश्चंस पे मत जाना, ये 7 नंबर वाले क्वेश्चंस पे फोकस मत करो, पहले 6 वाले का आंसर करो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश। मैं अपनी जो हिस्ट्री नहीं, जीके की एक ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आऊंगा। जब आपके 15 या 20 दिन बचेंगे ना एग्जाम के, एग्जाम डेट आ जाएगी, फिर हमें पता चल जाएगा हमारे 20 दिन बचे हुए हैं, उस समय जीके की मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आऊंगा। और उसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो आपने जो सब कुछ पढ़ा होगा वो एक साथ वहां पर उन्हीं क्लासेज में, सिर्फ 10 क्लासेज में मिल जाएगा, और जो आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। बताओ, तो गुप्तवंश हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अब सारे ही हार्ड हो जाएंगे तो फिर पेपर थोड़ी ना बनेगा। मैंने कल आपको क्या समझाया था, पेपर कैसे बनता है, मॉडरेट क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, और इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो बताइए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। जो हमारा गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र जो हम गाते रहते हैं ना, स्कूल में आपको भी गवाया गया होगा, आता है ना सभी को, हाँ आना भी चाहिए। तो बताओ, तो ये कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। और ये भी याद रख लेना हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। 5वां वेद क्या है, किसे बोला जाता है, पंचम वेद, कल याद करवाया था, महाभारत को बोला जाता है। 4 वेद कौन कौन से याद कर लो, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, और अथर्ववेद हो गया। तो ये हमारे 4 वेद हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। संस्थापक से एक क्वेश्चन आपका फिक्स पूछा जाएगा, ये आप सभी को पता है कि संस्थापक से एक क्वेश्चन हमसे फिक्स पूछा जाएगा। तो बताना है कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। तो जिसने किया है बिल्कुल करेक्ट है, स्वामी विवेकानंद जी हैं जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब की गई थी, कब की गई थी यह भी पूछा जा सकता है। तो 1897 में कहां पर की गई थी, बेलूर में की गई थी।
कहां पर की गई थी? बेलूर में 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इतना अपने को याद रख लेना है, रामकृष्ण मिशन। और फिर से बता रहा हूं, ये स्थापना वाले है ना, ये जरूर पूछेगा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, जिसमें राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस बार जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जलियांवाला बाग से। पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जरूर आएगा, इसलिए मैं हर पेपर में जलियांवाला बाग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर लेता हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? यह अपने को बताना है, और मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था आपको, जो टॉपिक पढ़ाया था ना महात्मा गांधी जी वाला, उसमें भी याद करवाया था। बताइए, तो ये जो पहली बात तो ये याद रखो कि जो अपना ये जिसके विरोध में हुए थे वो क्या था? उसको हमने क्या नाम दिया था? काला कानून नाम दिया था, काला कानून। आप सभी का आंसर आ गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे और फिर वहां पर हत्याकांड हो गया। किसके द्वारा? गोली चलाने का आदेश दिया जनरल डायर ने, गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने? जनरल डायर ने। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, ये भी याद रख लेना। कहां पर हुआ था ये? अमृतसर, अमृतसर पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। रोलेट एक्ट को क्या बोला गया? इसको काला कानून बोला गया। और इसके अलावा बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून इसको बोला गया था, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने बोला था कि जो भी आए उसको पकड़ के डाल दो। ठीक है, हिंदुस्तानी जो भी कुछ बोले उसको पकड़ के डाल दो, ना वो अपील कर सकता, ना वो दलील कर सकता, ना वो वकील कर सकता। तो इसलिए इसको काला कानून बोला गया। इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है अपना कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो पड़ोसी देश से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी प्यारे होते हैं ना, वैसे हमारे थोड़े कम ही प्यारे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी औलादे ही हमारी खराब है, बाकी तो फिर भी ठीक कर ले। ठीक है, जब औलाद खराब हो जाती है ना, वो ज्यादा दिक्कत देती है, जैसे हमारे देश की है। अब बताओ, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? और मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, आप कौन से राज्य से हो? क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि आपकी वैकेंसी कितनी आ रही है, किस किस हिसाब से। अगर मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बता देना आप कौन कौन से राज्य से हो। भारत ये मत लिखना सर मैं भारत से हूं, मुझे पता है भारत से हो। ठीक है, हम सभी भारतीय हैं, इंडियन है, मुझे पता है, लेकिन आप राज्य का नाम लिखना, ठीक है, ताकि मैं आपको कुछ सलाह दे पाऊं। ठीक है, इसलिए अब बताओ, आंसर आ गया होगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो बताओ सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। अगर भूटान ऑप्शन में ना दे तो दूसरे नंबर पे श्रीलंका है। नेपाल मत करना, नेपाल तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पर बांग्लादेश है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। कभी आपसे राज्यसभा का पूछता है, कभी आपसे लोकसभा का पूछता है। तो सबसे पहले राज्यसभा का आंसर दीजिए आप कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और अगर आपसे पूछे लोकसभा का, तो वो आपकी हो जाएगी 25 वर्ष। वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष में मिल जाता है? 18 वर्ष में। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है?
विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है बताइए? ये यूएसए को, क्यूबा को और एक देश और है उसको जोड़ती है, यानी जो अमेरिका हो गया, क्यूबा हो गया और तीसरा देश कौन सा है? मैक्सिको को जोड़ती है, तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है, तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी किया है जिसमें करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी तटीय रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। बताइए आंसर कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? सबसे छोटी मैं तब तक बता देता हूं, आप बड़ी का आंसर कीजिए। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? गोवा। सबसे छोटी पूछेगा तो गोवा हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बताइए, तो आंसर आ गया होगा सभी का, गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पूछेगा गुजरात, सबसे छोटी पूछेगा गोवा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है कि जो नीति आयोग है उसमें नीति से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर अपना 14 है ये। बताइए बताइए भाई कि नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है, और ये नीति आयोग कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, और किसके बदले में ये आया था? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। 1 जनवरी 2015 को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नीति का? तो एन का हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से देख लो, याद कर लो, क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या हो जाएगा? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलो, तात्पर्य का मतलब यही होता है फुल फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए थे, या श्वेत क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं आपको एक क्लास में सारी क्रांतियां पढ़ाऊंगा, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, सारी क्रांतियों के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है? तो आंसर कीजिए इसका। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा, यानी इससे कौन संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको और भी नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, या श्वेत क्रांति। तो वर्गीज कुरियन आप याद रख लेना। तो यहां पर अपने जो जीके के हैं वो 15 क्वेश्चन अभी समाप्त होते हैं। तो पहले कमेंट कर दो कि जीके में आपने कितना स्कोर किया है, या एक साथ कमेंट करना चाहते हो तो एक साथ कर देना। अब आ गया अपने साइंस का। साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंडेला किसकी एसआई इकाई है? ये आपको बताना है। बताइए कंडेला किसकी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमकदार तीव्रता की। किसकी हो जाएगी? चमकदार तीव्रता की। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को बिना समझे आप इसका सही आंसर नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। क्या है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा, ये अपने को बताना है। बताइए क्या बोला गया है कि जब एक कार की गति को दोगुना कर दिया गया या दोगुनी कर दी जाती है कार की गति को, यानी जिस स्पीड से पहले कार चल रही थी अब उसकी दुगनी स्पीड से कार चल रही है, तो
तो ब्रेक लगाने के लिए कितनी स्पीड से लगाना पड़ेगा, बल कितना लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाने के लिए, रोकने के लिए दुगना लगता है। ठीक है, याद रख लेना, चौगुना हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, और इंद्रधनुष बड़ी प्यारी चीज होती है। आपने देखा होगा ना, बारिश के समय में जो आसमान में आपको रंग दिखाई देते हैं, ठीक है, एक इस तरीके से बना हुआ दिखाई देता है, और उसमें अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, उसको इंद्रधनुष बोला जाता है। वो परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, अपवर्तन का, सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो बताइए, सॉरी, बताइए यहां पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य हमारे पीछे होता है और वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। जब वर्षा की बूंदें सामने होती है, क्योंकि मैंने बताया ना बारिश के मौसम में होता है, तो बारिश हो जाती है तो बूंदें रह जाती हैं हमारे पर्यावरण में, वातावरण में, तो यहां पर क्या है, वो बन जाता है, सूर्य चमकता है। ठीक है, तो सूर्य हमारे पीछे होता है और वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं, तब ये इंद्रधनुष बन रहा होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या है कि निम्नलिखित में से उस युक्ति डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परावर्तित करती है, एसी को डीसी में बदलती है, ये अपने को बताना है। एसी को डीसी में बदलती है, उसको क्या बोला जाता है, एसी को डीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या हो जाएगा एसी को डीसी में, तो ये हो जाएगा आपका दृष्टकारी परिशोधक। और मैं माफी चाहूंगा भाई, इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं मिल पाए आज, तो इसलिए ठीक है, आज एडजस्ट कर लेना। और कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश वाले हैं भाई, बताना यार। अगर ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा हर क्लास में इंग्लिश के क्वेश्चंस हो। ठीक है, अगर भाई 2-4 ही स्टूडेंट होंगे तो फिर तो ज्यादा मेहनत करने से क्या ही फायदा। कमेंट में बता देना जितने भी इंग्लिश वाले हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बताइए। डायोड का इस्तेमाल, डायोड का इस्तेमाल आंसर आ गया होगा परिशोधन के द्वारा, परिशोधन। ठीक है, जल्दी जल्दी इस टेस्ट को अब समाप्त करते हैं साइंस के क्वेश्चंस का। कि पार्षक मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। पार्षक मात्रक किसका है, पार्षक किसका मात्रक है, इससे किसको मापा जाता है, क्या देखा जाता है, बताइए। तो पार्षक के द्वारा खगोलीय दूरियों को मापा जाता है। पार्षक है ना, वो खगोलीय दूरियों को मापने का है। ठीक है, जो हमारे खगोल है ना, उनकी दूरियों को मापने के लिए। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, बताइए। हाइड्रोजन बम, ये भी बार बार पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन का। किसका है, नाभिकीय संलयन का, विखंडन का नहीं है। किसका हो जाएगा, नाभिकीय संलयन का हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कि लाल हरे नीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग का आभास होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा इसका। लाल को, हरे को और नीले को मिलाया जा रहा है, तब कैसा होता है, कैसा रंग होगा, तो ये बन जाएगा श्वेत रंग, बन जाएगा सफेद रंग। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर कर दिया, नरम लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरम लोहा। ट्रांसफार्मर के लिए किसका यूज किया जाता है, नरम लोहा, उसका कोड बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है अपना, क्वेश्चन नंबर 10वां है रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्नलिखित में से किसको उत्सर्जित नहीं करते। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ
रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो किसका उत्सर्जन नहीं करते, ये अपने को बताना है। रेडियो एक्टिव, बताओ। गामा किरणों का करते हैं भाई, हीलियम नाभिक का भी करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आपको बताना है, या तो इलेक्ट्रॉन आंसर होगा या प्रोटॉन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका कि चार्डविक ने किसका आविष्कार किया था, मूल कण का आविष्कार किया था, बहुत बार बार रिपीट होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है तो सभी आंसर करेंगे इसका कि चार्डविक ने किस मूल कण का आविष्कार किया था। बार बार रिपीट होता है भाई चार्डविक का। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो किसका किया था, ये तो आंसर आ ही गया होगा सभी का, न्यूट्रॉन का। किसका किया गया था, न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। इनमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, ये अपने को बताना है। जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए। और अगर कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है ना तो आप मुझे बताना। और भाई मैं देखो साइंस की क्लास है ना, वो जल्दी शुरुआत करने वाला हूं, जल्दी, यानी 15 अप्रैल से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं साइंस की क्लास की। लेकिन अभी देखो हिंदी में ही अवेलेबल है, लेकिन अगर ज्यादा कमेंट आएंगे इंग्लिश को लेकर, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा फिर। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास जो क्वेश्चंस वगैरह है ना वो सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। तो अगर आप बोलोगे तो फिर इंग्लिश वाले ज्यादा स्टूडेंट होंगे, तो फिर 15 अप्रैल से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, वरना फिर हिंदी में ही होगी, फिर मत बोलना सर जी इंग्लिश में नहीं आया। कमेंट कर देना आपको इंग्लिश में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। और यहाँ पर लास्ट तक आए हो तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपके कमेंट को बहुत अच्छे से देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बता देना। 15 तारीख से टॉपिक वाइज साइंस की क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था, 12वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि स्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक कौन सा है। ये देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, इनमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैं क्लास करवाऊंगा तब आपको हर एक छोटी चीज समझाऊंगा, वरना अभी बोलूंगा तो आपको पता नहीं होगा। जिनको याद है, जिन्होंने रट रखा है, उनका आंसर निकल जाएगा। बताओ स्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक कौन सा है, तो क्या हो जाएगा Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, यह अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला। क्या है कि कोल गैस मिश्रण है। जो कोल गैस होती है वो किसका मिश्रण है, ये अपने को बताना है। कोल गैस किसका मिश्रण है, तो ये हो जाएगा आपका CO का, CH4 का और H2 का। बिल्कुल सही है, यही है, CO, CH4 और H2। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 साइंस का 15 नंबर का क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है। यह गैस कौन सी है, यह गैस कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना, रट लेना कि सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो CH4 प्राप्त होती है। कौन सी, CH4। कौन सी प्राप्त होती है भाई, CH4 प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अपने साइंस के भी 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अब आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओ कि जीके में आपका कितना स्कोर था, जीकेएस में, साइंस में आपका कितना स्कोर है, जिससे मुझे आपके टोटल स्कोर के बारे में पता चल जाएगा और आपको भी टोटल स्कोर के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि आज वाला पेपर इजी नहीं था, किसी के लिए भी आसान नहीं था। ठीक है, और अगर आज आपने 20+ भी की है ना, इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 25+ तो टारगेट रखा था कि उतना तो करना है। ठीक है, वो तो बहुत अच्छी तैयारी के बाद आप कर पाओगे इतना हार्ड लेवल का पेपर। और इतना ज्यादा हार्ड आएगा नहीं, लेकिन इनमें से एक एक क्वेश्चन उठ के आएंगे। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना ये आएंगे, लेकिन एक साथ नहीं आएंगे, मतलब इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं बनेगा, समझ रहे हो। लेकिन अच्छा लेवल के क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ताकि जो बार बार बोलते हैं ना इजी इजी, आज के बाद वो इजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके भी 15, 16, 17 नंबर ही बन रहे होंगे। ठीक है जी।
तो इस वीडियो को लाइक करना, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।